दोस्तों नमस्कार। अगर आज आपको सोशल मीडिया की ताकत देखनी है तो आप भारत की संसद में जो काम हुआ है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो काम 27 साल से नहीं हुआ वो 27 घंटों में हो गया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विमेन रिजर्वेशन बिल को लेके, क्योंकि जिस तरह से पिछले 27 सालों से प्रयास किए जा रहे थे कि हिंदुस्तान में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और ये लेजिटिमेट डिमांड थी, लेकिन किसी ना किसी कारण से आज से पहले करीब 4 बार विमेन रिजर्वेशन बिल संसद में पेश किए गए, लेकिन कभी ये पारित नहीं हुए, कानून नहीं बन पाए। तो दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान में कि विमेन रिजर्वेशन बिल को इतना बड़ा समर्थन मिला? अगर मैं ये बात करूं तो टोटल जो वोट फेवर में पड़े हैं विमेन रिजर्वेशन बिल के, टोटल जो सांसद जिन्होंने वोट किया वो है 456। 456 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था लोकसभा में। इसमें 454 454 वोट फेवर में पड़े और 2 वोट ऑपोजिशन में गए, मतलब बिल के विरोध में गए। अब जानने की बात यह है कि जो 2 लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने समाज में कभी भी महिलाओं को उचित स्थान देने का प्रयास नहीं किया। यह भी कहा जाता है कि इनके समाज में मान्यता यह है कि जो औरतें हैं वो मर्दों के लिए एक उपभोग का साधन है, उनके कोई राइट्स नहीं है। अगर इस मानसिकता के साथ अगर इन लोगों ने विमेन रिजर्वेशन बिल को अपोज किया है तो 21वीं शताब्दी में यह वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। अब ये कौन लोग हैं आप जानते हैं, ओवैसी साहब और उनकी पार्टी के दूसरे एमपी जो औरंगाबाद से। अब सवाल इस बात का है कि आज की दुनिया में 21वीं शताब्दी में भी ओवैसी साहब जो अपने आप को संविधान की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं और ये कहते हैं कि संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार जब मिलता है या उनको प्रोत्साहन की बात होती है तो ओवैसी साहब और उनकी पार्टी अपोज क्यों करती है? ऐसी क्या आइडियोलॉजिकल मजबूरी है या पॉलिटिकल मजबूरी है जिसके कारण वो मातृशक्ति को या विमेन पावर को एम्पावरमेंट नहीं देना चाहते? ये अलग सामाजिक मुद्दा है, अलग राजनीतिक मुद्दा है, उसकी चर्चा मैं कभी और करूंगा आपसे। लेकिन आज जिस बात की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का अगर दबाव नहीं होता तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल पास होने से पहले बहुत हंगामा होता संसद में। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार यह हुआ कि जैसे ही सरकार ने लोकसभा के अंदर जब विमेन रिजर्वेशन बिल को पेश किया, 2-3 ट्वीट तो उससे पहले ही कांग्रेस के आ गए कि ये हम बिल लेके आए थे और सरकार ये कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब क्रेडिट लेने की दौड़ शुरू हो गई। जब लोकसभा में इस पे चर्चा हुई तो हर एमपी और हर पॉलिटिकल पार्टी बढ़ चढ़कर ये प्रयास कर रहे थे कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए और खासकर विमेन वोटर्स के बीच में ये मैसेज जाए कि हम विमेन रिजर्वेशन के साथ हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ हैं। क्योंकि दोस्तों, राजनीति में या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर 50% मतदान जो होता है वो महिलाएं करती हैं और हकीकत तो ये है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज मर्दों से या मेल सेगमेंट से ज्यादा होती है। तो आज महिलाएं पॉलिटिकली जागरूक है। ये एक अलग बात है कि कितना हम उनको एम्पावर कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, इसको आपको समझना होगा। जब 2010 में विमेन रिजर्वेशन बिल पेश हुआ था तो किन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया था, पहले हम उसको देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये अचानक हृदय परिवर्तन हुआ है या मजबूरी थी और कोई रास्ता भी नहीं था। 2010 में जब विमेन रिजर्वेशन बिल
पेश किया गया था संसद में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी ने अपोज किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनको बिहार की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट था, महिला सशक्तिकरण में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके सहयोगी दल आरजेडी, अगेन बिहार की राजनीतिक पार्टी, रीजनल पार्टी, लालू प्रसाद जी की पार्टी आरजेडी, महिला आरक्षण के समर्थन में नहीं थे। समाजवादी पार्टी, यूपी की पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी महिला आरक्षण के समर्थन में नहीं थे, वो उसका विरोध कर रहे थे। शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उसका विरोध कर रही थी, महाराष्ट्र में उनका अपना रीजनल बेस है। बीएसपी, जिसकी खुद मुखिया महिला थी मायावती जी, उन्होंने महिला आरक्षण विरोध जो बिल था उसका विरोध किया था। क्यों किया था? क्या वो नहीं चाहती थी कि उनकी पार्टी में और महिलाएं सामने आए और जन समर्थन जुटाएं? ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जवाब उनको देना होगा। और छठी पार्टी जो महत्वपूर्ण पार्टी थी, जो मैंने पहले कहा कि ओवैसी साहब की पार्टी, जिसने पहले भी विरोध किया और इस बार भी विरोध किया, वो उनका एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उनको नहीं लगता कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं को सशक्तिकरण के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। उनकी आइडियोलॉजी में, उनकी कल्चरल शायद वैल्यूज में या रिलीजियस वैल्यूज में कहीं ये लिखा हुआ है कि महिलाएं सिर्फ उपभोग की वस्तु हैं, इससे ज्यादा उनको वेटेज देने की जरूरत नहीं है। और 21वीं शताब्दी में अगर हम ये कहते हैं और इस मानसिकता पे अगर कोई चलता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि ये अचानक जो बदलाव हुआ उसका कारण क्या था। अगर आपने लोकसभा की डिबेट देखी हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि करीब 60 लोगों ने अपने व्यूज रखे और हर आदमी क्रेडिट लेने को दौड़ रहा था कि हमारे कारण हुआ और हमने इसका समर्थन किया। अच्छी बात है, लेकिन इमेजिन करिए कि अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज, मैं बात कर रहा हूं जेडीयू की या आरजेडी की या समाजवादी पार्टी की, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध करती तो जो इंडी अलायंस बना है, जिसको लेके राहुल गांधी और बाकी विपक्षी दल बहुत उत्साहित हैं, उसमें पहले दिन ही फूट पड़ जाती। इंडी अलायंस को यह जवाब देना भारी पड़ जाता कि आपने विमेन रिजर्वेशन बिल में जो विरोध कर रहे हैं साथी लोग आपके, उनको आपने इंडी अलायंस में क्यों रखा हुआ है। क्या राहुल गांधी साहब इस बात का जवाब दे पाते? शायद नहीं। क्या सोनिया गांधी इस बात का जवाब दे पाती कि जो विपक्षी दल विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध कर रहे हैं, आप उनके साथ गठबंधन में क्यों हैं? ये जवाब देना इंडी अलायंस के नेताओं को बहुत भारी पड़ता। तो पहली तो मजबूरी ये थी कि अगर हमें एज ए यूनाइटेड ऑपोजिशन अपने आप को पेश करना है तो अपनी जो आकांक्षाएं हैं या महत्वाकांक्षाएं हैं, आप उनको दबा के रखिए। अगर आप एक्सपोज करेंगे अपनी जो दिली इच्छा है उसको, तो आपका अलायंस शुरू होने से पहले ही बिखर जाएगा और समाज में डिस्क्रेडिट हो जाएगा। लोग इस अलायंस को पहले दिन से ही नकार देंगे, तो आने वाले चुनाव में जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी वो सब बेकार हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो भी एमपी या किसी भी पार्टी का एमपी अगर संसद में महिला रिजर्वेशन बिल के खिलाफ बोलता, तो आप समझिए दोस्तों कि सोशल मीडिया पे उस एमपी की क्या हालत होती। वो जब तक अपनी स्पीच खत्म करके संसद भवन से बाहर निकलता, लाखों सैकड़ों ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट उसको एक्सपोज कर चुके होते। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके अपने परिवार में अपने परिवार की महिलाओं को मुंह दिखाने लायक नहीं होता। शायद ये जो सोशल मीडिया का दबाव था कि अगर आपने जरा भी गलती करी आपको एक्सपोज कर दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा दबाव था। क्योंकि पॉलिटिकल दबाव तो पहले भी थे। कांग्रेस पार्टी और अलायंस की बातें जब हम करते हैं, ये तो पहले भी थे। गठबंधन की सरकारें पहले भी थी,
लेकिन तब ये जेडीयू, समाजवादी पार्टी वगैरह वगैरह ये अपोज करते थे और कांग्रेस की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ जा सके। तो ये कहना कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों को डिसिप्लिन किया, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आज विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं होता। तो ये समाज की जो ताकत है, इसको आज पॉलिटिशियंस महसूस कर रहे हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो। और दूसरी तरफ बीजेपी इस बात का पूरा फायदा उठाती कि देखिए, हम तो विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दल और इंडी अलायंस विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है। और फिर जो संग्राम छिड़ता सोशल मीडिया पे, उसमें ऑपोजिट जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, उनको जवाब देना भारी पड़ जाता। तो दोस्तों, ये थी ताकत सोशल मीडिया की कि आप कितने बड़े भी नेता हों, आप कितने महत्वपूर्ण नेता हों, लेकिन अगर जनता का मुद्दा है और मुद्दा सही है और अगर आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो आपको पूर्ण रूप से एक्सपोज कर दिया जाएगा। ये बात समझने की है। और यही कारण है, जजेस भी अक्सर ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल होता जा रहा है कि इसका प्रभाव और इसका प्रेशर शायद जजेस पे भी पड़ने लगा है। तो दोस्तों, अभी तक हम ये कहते थे कि सोशल मीडिया एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, लेकिन इन्फ्लुएंस कितना ताकतवर है सोशल मीडिया का, ये हमने संसद में विमेन रिजर्वेशन बिल के पास होने की जो रफ्तार थी, उसको देख के समझ लिया है। अब सवाल इस बात का है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या हमारे एमपीज यही डिसीजन लेते? क्या डिसेंट वोट सिर्फ 2 ही होते या ज्यादा होते? क्या ये इतनी जल्दी निर्णय हो जाता या ये अगले सत्रों के लिए टाल दिया जाता? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये है एक्चुअल डेमोक्रेसी। अगर सोशल मीडिया जब तक नहीं था, हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है, इस पे हमेशा ग्रहण लगा रहता था। अगर लोकतंत्र में फ्री सोशल मीडिया नहीं है, पावरफुल सोशल मीडिया नहीं है, तो लोकतंत्र की मजबूरी है, या मैं कहूं कि लोकतंत्र के हाथ पैर बंधे होते हैं। ये बात हमें समझनी होगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आपका क्या कहना है कि क्या सोशल मीडिया को और पावरफुल होना चाहिए? क्या जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं सरकारों के और कोर्ट्स के कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए, तो क्या सोशल मीडिया पे लगाम लगनी चाहिए? आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया गया है। और उम्मीद है कि आप अपने विचार जरूर रखेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।